हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर बत्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो चुका है और उस सीरीज में आपका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। पहले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाया गया। दूसरे लेक्चर में चार्जेस के कुछ यूनिट्स भी बताए जाएंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज बताए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कूलम्स लॉ पे। ठीक है, तो अच्छा, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चा टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहा है, एलटी जैसी लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, आईटीजी नीट की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि जो है हम लोगों ने यहाँ अभी ये देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। हमने जो है पहले वाले लेक्चर में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि Q बराबर क्या होता है। Q बराबर आई इंटू टी। तो आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह से जो है आपका चार्ज का जो यूनिट होता है वो एम्पियर सेकेंड हो जाता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम भी बोलते हैं, कूलम्स। कूलम्स, ठीक है, इसको सिंपली सी से दिखाया जाता है। अब कूलम भी हो सकता है, माइक्रो कूलम भी हो सकता है, नैनो कूलम भी हो सकता है। माइक्रो माने 10 पावर माइनस 6 कूलम, नैनो कूलम मतलब 10 पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चार्ज का सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट इसका होता है स्ट्रेट कूलम। ठीक है, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है यहाँ पे सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्ट्रेट कूलम, स्ट्रेट कूलम। ठीक है, और सीजीएस यूनिट जो होता है चार्ज का वो स्ट्रेट कूलम होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है इनका चार्ज का, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है वो होता है आपका एब कूलम, एब कूलम। तो इस तरह से चार्जेस के यूनिट होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में इसका यूनिट कूलम होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट स्ट्रेट कूलम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ईएसयू यूनिट इनका जो होता है ईएसयू, और ईएसयू यूनिट जो होता है इनका वो होता है एब कूलम। ठीक है, अच्छा, अब इनमें रिलेशन क्या होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि 1 कूलम बराबर होता है, 1 कूलम स्क्वायर होता है 3 इंटू 1 कूलम। कूलम क्या है, एमकेएस यूनिट है, और स्ट्रेट कूलम क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो जब हम इसको सीजीएस में करेंगे तो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 पावर 9 स्ट्रेट कूलम होता है, स्ट्रेट कूलम। ठीक है, ये सीजीएस में हो गया। और अगर हम इसको एसयू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 एब कूलम हो जाता है। तो ये हो जाता है 1/10 एब कूलम। ठीक है, कूलम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो एब कूलम होता है। तो इनकी ये वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरा एक प्रॉपर्टी और रह गया है, वो ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी अगर बॉडी है या कोई भी पिंड है, उसमें टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण का मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न नष्ट किया जाता है, बल्कि ये ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, तो या किसी भी बॉडी में टोटल जो चार्ज है उसका समेशन बराबर कांस्टेंट होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें टोटल चार्ज कंजर्व होता है। तो इतने हो गए आपके चार्ज के प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अगला इनका जो स्टेप होता है
वो ये होता है कि अब मुझे ये पढ़ना है इसमें कूलाम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ जो होता है वो चार्ज से रिलेटेड ही बताया गया। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइक चार्ज है, ठीक है, माने समान नेचर के आवेश हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो कूलाम्स ने बताया कि जब दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है। कब अट्रैक्शन लगेगा, कब रिपल्सन लगेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्लियर हो चुका है। दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन। और ये जो कूलाम का फोर्स लगता है ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में भी होता है और वेक्टर फॉर्म में भी होता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है, तो आप ये जान लीजिए कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, आवेश जो होता है वो अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से फोकस कर लीजिए इस चीज को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं चार्ज इज स्केलर, स्केलर माने अदिश, तो आवेश जो होता है वो आपका अदिश होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, चार्ज इज स्केलर, आवेश आपका अदिश होता है। ठीक है, चलिए आइए हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला हेडिंग आपका है कूलम्स लॉ। तो चार्ज से रिलेटेड जो आपका बताया गया, कूलाम ने क्या बताया उस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ Q बराबर IT होता है, I का यूनिट होता है एम्पियर पर सेकंड, तो चार्ज का यूनिट ये भी होता है एम्पियर सेकंड। ठीक है, और इसी को हम कूलाम भी कहते हैं। तो SI यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलाम होता है, CGS में स्टेट कूलाम होता है, ESU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एप कूलाम होता है। इनमें रिलेशन क्या होता है, ये होता है चार्ज कंजर्व होता है। और चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन कूलम्स लॉ आपका स्केलर और वेक्टर दोनों फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है आपका कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। तो कूलाम का क्या नियम है उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है आपका, ठीक है, ये हेडिंग है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए। उसको मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में लिखेगा और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश में लिखेगा। बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, तो लिख लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार हर बच्चा अपनी अपनी बारी का इंतजार करेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो इंग्लिश का इंतजार करेगा और हिंदी मीडियम का बच्चा है तो अपने हिंदी का इंतजार करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियमानुसार, when two charged particles are at a distance of small r, according to Coulomb's law, कूलम के नियमानुसार, when two charged particles are at a distance of small r, जब दो आवेशित कण एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर, जब दो आवेशित कण एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर है, when two charged particles are at a distance of small r, then there will be attraction force OR और repulsion force, तब वहां आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। then there will be attraction force OR और repulsion force, तब वहां
आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, विच इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स, जिसको हम कूलाम का बल कहते हैं, विच इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स, जिसे हम कूलाम का बल कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कूलाम्स फोर्स जो होता है वो आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है आपका, यहाँ पे चीजें हो जाती हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका एक यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आपका Q2 है, दोनों एक दूसरे से अगर स्मॉल r के डिस्टेंस पे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, या जो कूलम्ब फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लिखा जाता है, तो F बराबर इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं C, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहीं कहीं इस कांस्टेंट को K से भी लिखा जाता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे F बराबर C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद आगे स्टेप पे आते हैं। अब इसमें केस फर्स्ट ये हो जाएगा, केस फर्स्ट। ठीक है, यहां पे हो जाएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्री स्पेस में हो, या निर्वात में हो, या वायु में हो, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये कह दिया जाए, इफ बोथ चार्जेस आर इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, यदि दोनों आवेश आपके निर्वात में हो और वायु में हो, तब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा। तो भैया ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं कि अब देखिए अगर ये वायु में है तो जो आपका फोर्स है, ये फोर्स आपका फ्री स्पेस के फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट C है, इसकी जगह पे आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट। हम अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका फ्री स्पेस या निर्वात में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ जीरो बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई फ्री स्पेस या निर्वात में लगने वाला बल आपका ये हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो कूलम्ब फोर्स जो होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा। और दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो कूलम्ब फोर्स आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से निर्वात या फ्री स्पेस में F0 का मान ये होता है। यहाँ पे आपका जो है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो आपका निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको हम बोलते हैं कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, और इस फार्मूले से अगर आप देखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपका एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या दिख जाएगा, 1/4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F0 R स्क्वायर। तो
इसका वैल्यू जो आता है एप्सिलॉन जीरो का लगभग बराबर आता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम। कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर डिस्टेंस है तो एम केस में मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो है एप्सिलॉन जीरो आपका जो है का वैल्यू और यूनिट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेंगे। आपको मैकेनिक्स में डायमेंशनल फार्मूला में आपको बताया गया होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इस तरह से एप्सिलॉन जीरो आपका ये हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू होता है ये भैया दो तरह से होता है। अगर आप एमकेएस सिस्टम में चलेंगे तो इसका वैल्यू जो होता है, अच्छा इसको दूसरे हिसाब से करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी। तो चलिए इसको जो है ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जब हम बात करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। ये होता है आपका एमकेएस सिस्टम में। जब आप कोई कैलकुलेशन एमकेएस सिस्टम में करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे। लेकिन अगर इनका कैलकुलेशन आप सीजीएस सिस्टम में करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये किस में होता है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है, और एमकेएस सिस्टम में इसका मान 9 इंटू 10⁻9 ये होता है। ठीक है, अब उसी हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एप्सिलॉन जीरो का आ जाता है। तो मुझे ये पता चल गया यहाँ पे कि फ्री स्पेस में जो फोर्स लगता है कूलॉम्स फोर्स वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके जो है आप नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसका फटाफट लिख डालिए सभी लोग, जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको लिख डालिए। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका काम तो खत्म हो गया। अब इसको हम हटाते हैं, उस सब की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारा इक्वेशन फर्स्ट एफ बराबर सी Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं। तो ये जो है आपका ठीक है। चलिए अब हम इसमें केस सेकंड की बात अगर करेंगे तो केस सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ये है केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड ये हो गया कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आपके किसी मीडियम में, ठीक है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, परावैद्युत पदार्थ में है, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह दिया जाए इफ बोथ चार्जेस इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, यदि दोनों आवेश आपके जो है वो निर्वात की जगह अब क्या है, परावैद्युत माध्यम में, जिसका नियतांक k है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि दोनों आवेश परावैद्युत माध्यम में है या किसी माध्यम में है, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल आर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है भैया, ऐसे केसेस में फोर्स F की जगह आ जाता है आपका मीडियम में लगने वाला फोर्स हो जाएगा, और
सी की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फर्स्ट से हम ये देख सकते हैं, पुट करेंगे तो ये मीडियम में लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/R। ठीक है, तो किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स। ठीक, अच्छा यहाँ पे के क्या होता है, तो के जो है, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के यहाँ पे जो है परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक, यहाँ पे ये परावैद्युत नियतांक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, के का वैल्यू जो होता है वो लगभग इनफाइनाइट होता है कंडक्टर या चालक के। अगर आप कोई कंडक्टर चूज करते हैं, चालक चूज करते हैं, जैसे सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, चांदी, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, ये ऑर्डर होता है। तो चालक के लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है और के का वैल्यू लगभग 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, निर्वात के लिए, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या निर्वात के लिए के का वैल्यू लगभग 1 होता है। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूले में देखिए एक चीज लग रहा है, ये सारा चीज यहाँ दिख रहा है, बशर्ते हम यहाँ से 1 के बाहर ले लें। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मीडियम में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स अपन के। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो ये हो गया, ये फार्मूला आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे आपसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में मीडियम रखा गया है और एक जगह वो दोनों चार्ज पार्टिकल है वो फ्री स्पेस में, तो जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, उन फोर्स का रेशियो क्या होगा, आपसे ये पूछा जाता है। या आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि भैया ए का यूनिट क्या होता है, कि परावैद्युत नियतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आप स्क्रीन को रोक दीजिएगा, रोक करके आप इसको पूरा नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर आप आइए, फिर जो है आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए सारी चीजों को। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है अब। ठीक है, तो चलिए, तो आपके सामने ये सारी चीजें अभी तक हमने ये पढ़ा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपके फ्री स्पेस में या निर्वात में होते हैं, या जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपके किसी मीडियम में होते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है इसमें कुछ टेक्निकल चीज आगे देखना है जो कि आपका पूछा भी जाता है इसमें। ठीक है, तो ये देखना है कि देखिए, अब इस पे हम जो है आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप यहाँ पे ये हो जा रहा है, देखिए हम लोगों ने भी ये पढ़ा कि फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है वो F0 होता है और ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। ठीक है, और मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ, माने कूलाम के नियम का ये स्केलर फॉर्म है, अदिश फॉर्म। ठीक है, लेकिन कूलाम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो भैया वेक्टर फॉर्म में इनका ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन
आर क्यूब, हम ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर। ये जो फार्मूला आपका दिखता है, ये फार्मूला आपका दिखेगा रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म माने सदिश रूप, तो कूलम के नियम का ये सदिश रूप। ठीक है, दूसरा चीज एप्सिलॉन जीरो का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आप लोग निकाल लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। वो होता है m-1 L-3 T⁴ A2, m-1 L-3 T⁴। ठीक है, आपको ये मैकेनिज्म में बताया गया है, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फार्मूला होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया। इसके बाद एक चीज और, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज और आता है, इन दोनों में हमने ये रिलेशन पाया है कि मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स अपॉन के होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए, पीजीटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पीजीटी में भी आया हुआ है, आपसे कभी ये कहा जाए कि मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है आपका और फ्री स्पेस में लगने वाला जो फोर्स है उनका रेशियो क्या होगा, तो भैया मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है अपॉन फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स, ये आप लिखोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1:k, है ना। अब क्या करोगे, Fm अपॉन F0 से डिवाइड कर दोगे तो 1/k आ जाएगा। या फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका k/। ठीक है, तो ये आपके पीजीटी के क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। दूसरा चीज, न्यूमेरिकल के पर्पज से ये फार्मूला आपका बहुत काम करेगा, न्यूमेरिकल भी इस पे आता है, अभी मैं लास्ट में थियरी के लास्ट में क्वेश्चन में बोलूंगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा चीज अगर पूछा जाए के का यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, तो के बराबर के क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भैया आप देखो यहाँ पे जो है, अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि के बराबर, यहाँ पे के बराबर क्या दिख रहा है, के बराबर दिख रहा है आपका F0 अपॉन Fm। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन कट जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला इनका क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। इसका मतलब आपका के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका कोई मात्रक ही नहीं होता है और ना ही उसकी कोई विमा होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो के इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है, माने के जो होता है वो मात्रकहीन है, जिसकी कोई मात्रक नहीं होता है, और विमाहीन है, जिसकी कोई विमा नहीं होती है। तो परावैद्युत नियतांक की विमा नहीं होती है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोगों ने अभी तक जान लिया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, आपको सॉल्व करना है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका पॉज करके आप इसका नोट्स बना लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे वीडियो प्रोसीड करिए। चलिए, तो हम लोग अभी यहां तक आ गए। ठीक है, अब हमें इसमें कूलम्स लॉ पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इससे कई कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैसे सॉल्व करना होता है, आइए देखते हैं। अब इस पे जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, if
चार्जेस free space then coulombs is 10 न्यूटन। ठीक है, आपका ये कह रहा है कि यदि दो आवेश आपके निर्वात में हैं, दो आवेश आपके निर्वात में हैं अथवा वाय में हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, copper material is placed between both charges। ठीक है, between both charges then find coulombs तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है यदि दो आवेश निर्वात में है, यदि दो आवेश निर्वात में है तो उनके बीच 10 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, यदि दो आवेश निर्वात में है तो उनके बीच 10 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है अ कॉपर मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ चार्जेस। दोनों आवेश के बीच में कॉपर मटेरियल रखा जाता है, कॉपर पदार्थ को रख दिया जाता है, कॉपर माने तांबा, दोनों आवेश के बीच में तांबे को रख दिया जाता है, तो कूलाम का बल क्या होगा, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन का सलूशन क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का सलूशन यहां पे हो जाएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन का सलूशन ये है कि इन्होंने मान लेते हैं कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं, मान लिया एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है ये F0 बराबर 4πε0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर लगता है, और इसका वैल्यू इन्होंने दे दिया है कि 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दूसरा स्टेप क्या है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, इनके बीच कॉपर रख दिया गया और दोनों डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगा, तो हम लोग जानते हैं Fm बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 K Q1, या अब पूछ रहा है इनके बीच फोर्स क्या लगेगा जब कॉपर है, तो भैया Fm बराबर क्या होता है, F0/K होता है ना, और हम जानते हैं वीनो, हम जानते हैं क्या जानते हैं, K का वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट होता है कॉपर के लिए, और कॉपर कॉपर क्या है, कंडक्टर है, चालक है, कॉपर क्या है, एक चालक है या कंडक्टर है, तो चालक या कंडक्टर के लिए K का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और अगर इनफाइनाइट होता है तो Fm बराबर हम क्या कर देंगे, F0 की जगह कितना है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बटे K की जगह रख देंगे इनफाइनाइट, तो किसी चीज में आप इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो भैया इसके बीच फोर्स जो आएगा वो आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल्स है, इनके बीच अगर आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखते हैं, यहां से भी आ जाएगा, K का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो यहां भी 0 आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में उनके बीच आपका
चालक रखा है, कंडक्टिव मटेरियल रखा है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रटना नहीं है, इसको इस क्वेश्चन की तरफ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसी तरह से कभी F0 पूछे तो F0 क्या होता है, F0 होता है K टाइम्स FM। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, इसको आप जो है पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका सोल्यूशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कूलाम्स लॉ का था और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कभी आपका ये क्वेश्चन दे दिया गया, यहां पे कह दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल, इफ टू चार्ज्ड पार्टिकल if two charged particle have charges (10⁻⁻6 coulomb and 10⁻⁻7 coulomb। ठीक है, both at a distance of 10⁻⁻, ठीक है, फाइंड फोर्स या इसी को कहा जाता है कभी कभी कूलम्स फोर्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, माने क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दो आवेशित कण है जिन पर आवेश, दो आवेशित कण है जिन पर आवेश 10⁻⁻6 कूलाम तथा 10⁻⁻7 कूलाम है। दो आवेशित कण है जिन पर आवेश 10⁻⁻6 कूलाम तथा 10⁻⁻7 कूलाम, दोनों एक दूसरे से 10⁻³ मीटर की दूरी पर, दोनों एक दूसरे से 10⁻³ मीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच वैद्युत बल क्या होगा या कूलम्ब्स फोर्स क्या होगा। ठीक है, ये इसका सलूशन देखते हैं। इनका सलूशन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसका सलूशन बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज है 10⁻⁻6 कूलम्ब, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज है 10⁻⁻7 कूलम्ब, और दोनों एक दूसरे से r बराबर 10⁻³ मीटर के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे दिया नहीं है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कोई रखा गया है, तो हम मान लेते हैं कि फ्री स्पेस में ही है, निर्वात में ही है, तो इन पर इलेक्ट्रिक या कूलम्ब्स फोर्स पूछ रहा है। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यही ना। तो अब आप देखो ये एमके सिस्टम में सब चल रहा है, तो यहाँ पे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा,
1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, एम के सिस्टम में होता है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 इंटू 10⁻9, ये आपका 1/4πε0 का वैल्यू हो गया। अच्छा Q1 कितना दिया हुआ है, 10⁻6, 10⁻6 दिया है। Q2 कितना दिया है, 10⁻7 कूलम दिया है। अपन आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या है, 10⁻3 है, तो स्क्वायर करने के मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻। तो भैया आप देखो 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6 हो जाएगा, और ये 10⁻6 इससे कैंसिल हो जाएगा, -7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻2 माने 100, तो ये F बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻2, तो 900 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स आएगा कूलम्ब फोर्स, माने दोनों चार्ज पार्टिकल आपके जो थे उन दोनों के बीच जो कूलम्ब फोर्स होगा वो ये होगा। अच्छा ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा ऐसा नहीं बताया गया है। अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव। 1+1 - होता तो अट्रैक्टिव होता, और दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते तो रिपल्सिव। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक जो था ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछा था कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, इसके बीच में किस पोजीशन पे कोई चार्ज पार्टिकल रखे कि ये इक्विलिब्रियम में हो, या इस चार्ज पार्टिकल से ये कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ये सब केसेस इस पे आते हैं। तो कूलम्ब फोर्स आपका जो है सेंट्रल फोर्स होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको लिख लीजिए, फिर उसको भी लिखवा देते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। चलिए अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कूलम्ब्स लॉ के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या चीज है आपका कूलम्ब्स लॉ इज, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ नहीं, कूलम्ब्स फोर्स होगा। कूलम्ब्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। आपका कूलम्ब्स फोर्स जो होता है सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, तो इन दोनों के सेंटर से जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा पर आपका ये फोर्स पड़ता है, इसलिए कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्स है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि कूलम्ब का जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। देखिए अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर दे रहा हूं। तो माने जो दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली जो रेखा है, सेंटर की जोड़ने वाली जो रेखा है, उस रेखा पर या उस लाइन पर जो होता है फोर्स पड़ता है, इसलिए कूलम्ब फोर्स को बोला जाता है कि ये सेंट्रल फोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इनका ये हो जाता है आपका जो है यहाँ पे ये होता है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब फोर्स जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है या पालन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगता है वो जो डिस्टेंस होता है चार्ज पार्टिकल के उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स भी होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो भी करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इनका ये हो गया कि कूलम्ब्स लॉ पे आपका और एक चीज बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि
कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव को हिंदी में हम कहते हैं संरक्षी बल। तो कूलम का जो बल होता है वो आपका संरक्षी बल होता है या कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि कूलम्स फोर्स की ये सब प्रॉपर्टी है जो आप एडिशनल जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। बाकी कूलम्स फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ होता है, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, रिपल्सिव बोथ। माने कूलम का बल जो होता है वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, ठीक है। और अगला आपका जो होता है न्यू ग्रेविटेशन, न्यू ग्रेविटेशन, ठीक है। रेंज में सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके बाद वीक फोर्स होता है, इसके बाद सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये 10⁻⁻15 मीटर तक होता है, ये रेंज ऑर्डर है। तो रेंज या परास के टर्म में सबसे दूर तक जो बल लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके बाद वीक फोर्स लगता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब आपका कूलम बल जो होता है वो नाभिकीय बल से ज्यादा दूरी तक लगता है, ठीक है। नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा दूरी तक लगता है। और अगर हम इसको स्ट्रेंथ के ऑर्डर में बोलें, ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ के ऑर्डर में बोलें तो न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेटर देन वीक फोर्स, ग्रेटर देन ग्रेटर, ये स्ट्रेंथ के ऑर्डर में होता है। स्ट्रेंथ माने शक्तिशाली। तो आपसे पूछा जाए सबसे शक्तिशाली बल कौन होता है, तो सब स्ट्रेंथ माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा फोर्स होता है, सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, उसके बाद आपका जो है कूलम्ब फोर्स होता है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये नाभिकीय दूरी, नाभिकीय बल से ज्यादा दूरी तक लगता है, बाकी सभी बलों के कंपैरिजन में इसकी दूरी कम होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर है वो नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स के बाद कूलम्ब फोर्स का ही है, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टी है और भी इसमें है। तो आज का लेक्चर नंबर 2 आपका यही कूलम्ब लॉ ही था, ठीक है। आगे इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर 3 में बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।